वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में, यानी स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के बारे में, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंतर्गत थर्ड यूनिट में आता है। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट की बात कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। आप तक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाकर उन्हें डिटेल में देखिए, उनका नोट्स बनाइए। उसके बाद जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। आपको एक रास्ता पता चल जाएगा कि हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, इसके अलावा हमें और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के बारे में। काफी खतरनाक यूनिट मानी जाती है, अमूमन लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आर्ट स्ट्रीम के बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें ये बात समझ में जल्दी नहीं आती है। एक ये यूनिट हो गई स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स वाली, और इसके बाद वाली जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, ये अमूमन नहीं समझ में आती लोगों को। लेकिन हम ऐसे कोशिश करेंगे कि इसे आपको अच्छे से समझाएं। लेकिन एक चीज मैं यहां पर और बता देना चाहता हूं, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है ना, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 यूनिट को 100% पढ़ो और उसे बिल्कुल रट कर तब जाओ। बिल्कुल भी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि आप इन 10 यूनिट को रट कर जाओ। अगर उसमें से आप 2 यूनिट छोड़ देते हो तब भी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ये आप विश्वास मानो। मान लिया आपका स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ाऊं समझाऊं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये दोनों यूनिट आप छोड़ दो। लेकिन इस शर्त पर छोड़ो कि 8 यूनिट जो है उसमें के एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इस शर्त पे छोड़ो कि जो 8 यूनिट आपने पढ़ी वो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपको। इस शर्त पे छोड़ो कि 8 यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में कर आऊंगा, तब तो ये यूनिट छोड़िए दोनों, अदरवाइज आपको ये यूनिट भी पढ़कर जानी होगी। ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले 2 सेगमेंट में बात करेंगे। पहला होगा स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होगा इकोनोमेट्रिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, मतलब इसमें अलग अलग नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में हम ये पढ़ेंगे और इकोनोमेट्रिक्स में हम अदर 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में पहला जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैसे मैं आपको यही बता देता हूं कि ये जो पहला टॉपिक है ये हम दूसरे टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी मीन मीडियन मोड, अगर आपको सही से समझ में नहीं आएगा, बेसिक नहीं समझ में आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आपको उतने अच्छे से नहीं आ पाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो क्या आता है, स्क्यूनेस, मूवमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आपको तब और अच्छे से आएंगे जब आप मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब चीजों को जान पाएंगे। तो हम इसे सेकंड लेवल पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कई अप्रोचेस में पढ़ने हैं। पहले हमें क्लासिकल अप्रोच में पढ़ना है, इंपीरिकल अप्रोच या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है, और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है। उसके बाद हमें सब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ना है, और ऑक्सियोमेट्रिक अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच में हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है, संभावनाएं होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब अलग से मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड कर रखा है। वैसे जब मैं 12th और 11th में था तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का अलग अलग पूरा चैप्टर ही था। ठीक है, लेकिन यहां मैं इसमें इसलिए इंक्लूड कर दे रहा हूं क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू जब प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट कौन कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन कौन से होते हैं, ये सब समझेंगे हम। ठीक है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जानेंगे, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स एंड अगेंस्ट जानेंगे उसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट। ठीक है, इसमें बर्नौली थ्योरम का देखेंगे, बायस थ्योरम, इनवर्स प्रोबेबिलिटी देखेंगे। उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, मैंने एक नोट्स बनाई थी अपनी, वही 1.5 पेज की है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल पूरा है, वो मैं आपको शेयर करूंगा और साथ में इसको समझाऊंगा भी उस समय जब पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। उसके बाद आते हैं मूवमेंट्स पे। मूवमेंट्स की जब बात करते हैं तो इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल मूवमेंट्स, कौन कौन से मेथड होते हैं सेंट्रल मूवमेंट को कैलकुलेट करने की, कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट जिसमें अल्फा, बीटा और गामा की बात करेंगे हम, और मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट। देखो, मेजर ऑफ स्क्यूनेस हम तब और अच्छे से जान पाएंगे जब हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जब वो और अच्छे से हम पढ़ लेंगे तब हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस
बेस्ड ऑन मोमेंट्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। और लास्ट में जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक नंबर सेकंड। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडेक्स नंबर। क्योंकि इंडेक्स नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्पर्सन, सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ये एक ऐसा, ये थर्ड यूनिट का एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही आसान है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैं अभी बता रहा था आपसे ना कि मैं पहला जो इसका पहला टॉपिक है ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उससे पहले हम लोग इस पर डिस्कशन पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे आएंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही सिखाती ना, जिसके चांसेस ज्यादा हो सक्सेस के उसकी तरफ भागो, तो हमारे इसमें जो है चांसेस ज्यादा हैं। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स में कुछ ना पढ़िए तो इतना जरूर पढ़ लीजिए जितना हमने लिखा है, और भी थोड़ा भी लिखना बाकी इसमें। तो इसको चलिए बात करते हैं इस पर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या समझना है, कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड सोर्स ऑफ डाटा। देखो अब आप सोचेंगे इसमें तो डेटा का कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले बेसिक क्लियर करना होगा ना कि डेटा क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यूज इसमें हम डेटा का ही करेंगे ना। डेटा को ही विभिन्न फॉर्म्स में चेंज करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल यूज हम डेटा का ही करेंगे, सीरीज का करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटा होता क्या है, वो कितने प्रकार के डेटा होते हैं, सोर्स क्या होता है डेटा का, ठीक है, कैसे हम इकट्ठा करते हैं डेटा को, प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसे बनती हैं। उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी हिंदी के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो घबराए नहीं, मैं जब इसको टॉपिक वाइज लेकर चलूंगा तो मैं हिंदी में साथ साथ बातें करते चलूंगा, यानी इन सब चीजों की मैं हिंदी भी बताता चलूंगा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। उसके बाद इसमें जानेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव और मिड वैल्यू सीरीज क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, जो ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव है ना, ये विशेष प्रकार की सीरीज है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी डायग्राम में देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगॉन कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, और ऑग्यू जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, वो कैसे काम करता है, क्या बनाता है, किससे क्या क्या हम जो है डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें वैल्यूज निकाल सकते हैं इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, इन फ्रीक्वेंसी डायग्राम से, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक। अब आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ सकें, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए उससे पहले आप थोड़ा वार्म अप करेंगे, और वार्म अप में आप डेटा के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, आप हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप सेंट्रल टेंडेंसी को मापना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे जब हम आते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में देखो, वैसे मैं सिंपल चाहता तो सीधे लिख देता कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिवाइड कर रखा है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे मैं बता रहा हूं। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में सबसे पहले आता है मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेज। 3 एवरेज होते हैं। तो जो मैथमेटिकल एवरेज है वो कौन सा है, मीन। और मीन के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन, ये 4 मीन पढ़ने हैं। आप समझ रहे हैं ना, मैंने यहीं पर डिटेल कर दिया। जब मैं पढ़ाऊंगा तो अगर आपने ये वीडियो देख रखा है पहले से, तो आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आप बहुत अच्छे जानेंगे कि हाँ, मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, मीडियन पोजिशनल एवरेज है, और जो मोड है वो पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। तो मैथमेटिकल एवरेज में हम पढ़ेंगे मीन, माध्य क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन क्या क्या होते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब हम पोजिशनल एवरेज की बात करेंगे तो उसमें आता है मीडियन, पार्शियल वैल्यूज में क्या आता है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ठीक है, ये सब आते हैं, वो देखेंगे हम। और उसके बाद हम समझेंगे कि मोड क्या होता है। कॉमर्शियल एवरेजेस में जब आते हैं तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, या मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन हम समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। जब टाइम सीरीज पढ़ेंगे तो मूविंग एवरेज का, वेटेड मूविंग एवरेज का पूरा यूज करते हैं हम लोग। तो मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज को भी समझने की कोशिश करेंगे हम कॉमर्शियल एवरेजेस में।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो बड़े तौर पे वो 3 प्रकार के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कॉमर्शियल एवरेज। मीन, मीडियन, मोड उसी के अंतर्गत जो है डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मूविंग एवरेज जो है वो किस प्रकार का एवरेज है, तो आप बताओगे इट इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल एवरेज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मीडियन किस प्रकार का एवरेज, तो आप बताओगे कि इट इज अ टाइप ऑफ पोजिशनल एवरेज। ठीक है, इनकी एक पोजीशन होती है, एक पोजिशनल वैल्यूज होती हैं इनकी। उसके बाद हम आते हैं यूजेस ऑफ दीज एवरेज। इन एवरेजेस का कब और कैसे यूज किया जाता है, मीन का यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें भी हम अर्थमेटिक मीन का कब यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का यूज कब करेंगे, हार्मोनिक मीन का यूज कब करेंगे, क्वाड्रेटिक मीन का यूज कब करेंगे, हम मीडियन का यूज कब करेंगे, हम मोड का यूज कब करेंगे, इनके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कब कब ये काम नहीं आ सकते हैं, वो सब हम समझेंगे यहां पर इस सेक्शन में, यूजेस ऑफ दीज एवरेजेस। उसके बाद आता है यहां पर सेकेंड टॉपिक आता है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूरिटेसिस। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूरिटेसिस जो पहले में हम लोगों ने कहा था मूवमेंट को मेजर करने के लिए बेस्ड ऑन स्क्यूनेस। ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट को हम कैसे स्क्यूनेस के बेस पर मापेंगे। उससे पहले अगर हम स्क्यूनेस और क्यूरिटोसिस को सही से माप लेंगे, अगर हम स्क्यूनेस और क्यूरिटोसिस को सही से पढ़ लेंगे, तो हम उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यही सब कारण है जिसके कारण मैंने कहा है कि सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी थ्योरी को कवर करेंगे। तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड क्यूरिटोसिस देखेंगे। ठीक है, प्लेटिक्यूरिटिक क्या होते हैं, लेप्टोक्यूरिटिक क्या होते हैं, ये सब समझेंगे हम उसमें। उसके बाद इसमें जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। देखो यहां पर है ना डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं और रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर में हम क्या क्या देखेंगे, रेंज, मतलब ये सब सिंपल चीजें हैं, रेंज क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है एब्सोल्यूट मेजर में। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस होता है, वेरिएंस किसे कहते हैं, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर स्क्वायर कर दिया तो वेरिएंस हो जाएगा। लॉरेंज कर्व क्या होता है, लॉरेंज कर्व के जब हम समझेंगे तो जीनी कोफिशिएंट भी समझेंगे, जिसको हम गिनी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम रिलेटिव मेजर पे आते हैं, तो रिलेटिव मेजर में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी, सीवी का कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या करना है हमको, कितने प्रकार के, कौन कौन से टाइप से कोरिलेशन होते हैं, कौन कौन से टाइप से कोरिलेशन होते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं कोरिलेशन की। ठीक है, कोरिलेशन होता क्या है ये समझेंगे हम। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर को हम कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें हम कार्ल पियर्सन का मेथड पढ़ेंगे और स्पेरमैन का रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे। जितनी तेजी से मैं बता रहा हूं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा, ये सब चीजें बहुत ही आसान चीजें हैं ये। ठीक है, ये यूनिट बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कोरिलेशन में हम कार्ल पियर्सन का पढ़ेंगे और स्पेरमैन का पढ़ेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को हम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सेकेंड यूनिट यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि पर्पस क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्यों बनाया जाता है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, करंट ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, इन सब चीजों से ही इंडेक्स नंबर की शुरुआत होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि सिंपल और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के मेथड क्या होते हैं, और मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर, जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसको कैलकुलेट करने के मेथड क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कि मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें 6 मेथड आते हैं। एक आता है लास्पेयर का मेथड, फिर आता है पास्चेस का मेथड, फिर आता है फिशर का मेथड जिसको हम आइडियल मेथड मानते हैं, कैलीज मेथड आता है, मार्शल एडवर्स मेथड आता है और डर्बिस बाउले का मेथड आता है। अच्छा, फिशर का जो इंडेक्स नंबर है, फिशर्स का जो मेथड है, इसे हम क्यों आइडियल कहते हैं, क्योंकि जब टेस्ट ऑफ अ गुड इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, इन दोनों को फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम इसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं, आइडियल मेथड कहते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से हर बार पूछे जाते हैं। टेस्ट ऑफ अ गुड इंडेक्स नंबर है, जो गुड इंडेक्स नंबर बनेगा उसको हम टेस्ट कैसे करें, किस बेसिस पे माने कि ये इंडेक्स नंबर अच्छा है, ये बेकार है, या कम अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। उसके लिए बनाए गए 4 टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना नीचे के 3 है, तो उसमें 4 टेस्ट कौन कौन से हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। ये चारों टेस्ट के बेसिस पर हम इंडेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा इंडेक्स नंबर अच्छा है, कौन सा आइडियल है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट नहीं है।
ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बेस शिफ्टिंग क्या है, अगर किसी इंडेक्स नंबर में बेस बदल दिया जाए तो उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे बेस शिफ्टिंग पर, ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे भी गए हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और मैं यहां पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की करंट लेवल तक यानी जो जो चेंजेस अब तक हुए हैं मैं उनकी बात करूंगा, यानी अभी जो करंटली सीपीआई फिर से जारी किया गया है नए वे में उसको भी मैं यहाँ बताऊंगा आपको, और उससे पहले जो था उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। स्प्लिशिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, और इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स नंबर यानी ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो है इसमें वो सैंपलिंग मेथड एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स यानी यूनिट थर्ड का है। थर्ड टॉपिक सैंपलिंग मेथड्स एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसको केवल लिखने में मुझे टाइम लगता है, अगर ऐसे आपको बताना हो वीडियो में आकर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है वीडियो अगर लंबी है तो आप परेशान मत होइएगा, एक एक चीज समझकर चलना है आगे, ताकि ये शब्द मैं बहुत ही आपको सब ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब तो हम समझेंगे। अभी हम प्राइमरी रूप से सुन लें इन चीज़ों को, एक बार हमारे माइंड को ये पता चल जाए, हमारे ब्रेन को ये बात पता चल जाए कि हाँ ऐसे भी कोई शब्द होते हैं, ताकि जब हम टॉपिक स्टार्ट करें तो ये शब्द हमें नए ना लगे उस समय। तो हमें देखो इसमें क्या सैंपलिंग मेथड एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि सैंपलिंग मेथड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सैंपलिंग मेथड्स में हमको सबसे पहले पढ़ना है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी पढ़ना है। उसके बाद हम इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी जो बड़े नंबर्स होते हैं, जो बड़ी सीरीज होती है, बड़े डेटा होते हैं, उनका इनर्शिया क्या होता है। एक्चुअली जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अस्थायी और स्टेबल रिजल्ट शो करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपलिंग की, कि जो सैंपलिंग होती है उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, और सैंपलिंग मेथड्स की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरी यूनिट का, सैंपलिंग मेथड्स। सैंपलिंग मेथड दो प्रकार से पढ़ेंगे हम, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे हम, सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग पढ़ेंगे। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे किसी ऑप्शन में आपको 4-5 सैंपलिंग दे दिया, जैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, साथ में आपको दे दिया कोटा सैंपलिंग, और फिर उसमें से ये आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और कौन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो हो सकता है 3 इसमें दे दे आपको, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। तो आपको पता होगा कि हाँ कोटा सैंपलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसलिए कोटा सैंपलिंग डिफरेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको याद करिए ऐसे ही। तो जब तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बाद जब हम बढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, तो कौन कौन से आते हैं, जजमेंट या पर्पजिव सैंपलिंग होता है, दूसरा होता है कोटा सैंपलिंग और कन्वेनियंस सैंपलिंग हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की, जिसमें हम सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर में बात करेंगे। तो हम इस सैंपलिंग मेथड में बात करेंगे तो यहाँ पर सैंपलिंग एरर की बात करेंगे। जब हम इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात करेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, टाइप्स ऑफ एरर में यहाँ जब हम बात करेंगे सैंपलिंग एरर की तो हम कहेंगे सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर, और टेस्ट ऑफ एरर्स में बात करेंगे तो हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात करेंगे। तो उसके बाद आता है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। हमें जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो मेरिट और डीमेरिट भी पढ़ना होगा हमको। फिर आते हैं बात करते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद हम जानेंगे काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लार्ज सैंपल टेस्ट और स्मॉल सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट क्या होते हैं, स्मॉल सैंपल टेस्ट में टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट क्या क्या होते हैं, किसने इसको दिया, कैसे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सेगमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम समझेंगे एस्टिमेशन क्या होता है, जिसमें हम पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन देखेंगे। खूब सारे हम लोग ऐसे बेल शेप्ड ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम जो हम बनाएंगे, इसमें यहाँ तो सही बना नहीं ऊपर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। बहुत सारे डायग्राम हम बनाकर डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। एस्टिमेशन, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझेंगे, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एरर एज अ कॉन्सेप्ट, यानी जो स्टैंडर्ड एरर है उसको हम कैसे यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एस्टिमेटर, जो एस्टिमेटर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छे एस्टिमेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, ठीक, कि अनबायस होता है कि बायस होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया तीसरा टॉपिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो थर्ड टॉपिक था वो था सैंपलिंग मेथड्स एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
जब चौथे टॉपिक पर हम मूव करते हैं तो वो है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्चुअली चाहते तो इसको एक ही में रख देते, लेकिन इसको जानबूझ के अलग कर दिया गया, तो उसमें हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है पहले कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस जिसको H0 या H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसके बाद स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम टेस्ट करने के किन किन स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजंस क्या होते हैं? जब हम बनाएंगे यहाँ पे ना ग्राफ, ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो हम क्रिटिकल रीजन भी डिफाइन करेंगे, कौन कौन से क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, वो समझेंगे बात। फिर टाइप्स ऑफ एरर में हम टाइप 1 और टाइप 2 की एरर की बात करेंगे। इससे पहले मैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर पर क्वेश्चन करा चुका हूं, 30 क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाया था। और लास्ट में हम समझेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, और जो भी एडिशनल चीजें होंगी हम बाद में और एक्स्ट्रा ऐड कर करके जिस समय टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी, जो समझाने के लिए आपको जरूरी होगा, वो हम इसमें समझते चलेंगे। फिर अब ये हो गया पूरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। अब हम उसके बाद मूव करेंगे इकोनोमेट्रिक्स पे, ठीक है। अब हम समझेंगे इकोनोमेट्रिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक्चुअली ये सब स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के अंतर्गत ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने 4 टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स में बता दिया है, और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने इकोनोमेट्रिक्स में आपको बताने जा रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स के बाद इकोनोमेट्रिक्स में जो आता है 5वां टॉपिक, जो इस यूनिट का 5th टॉपिक है, वो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ब्लू यानी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेशन, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में देखो समझ, इसमें हम बेसिक क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। सर टाइप्स ऑफ डेटा तो इससे पहले हम समझ चुके हैं, वो टाइप्स ऑफ डेटा दूसरा था। यहां हम इकोनोमेट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, पूल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, पैनल डेटा क्या होता है, ठीक है। उस बेसिस पर हम यहाँ टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे, और यहाँ रिग्रेशन एनालिसिस को थोड़ा बहुत देखेंगे। मैंने इसको डिटेल में नहीं लिखा है। रिग्रेशन एनालिसिस यानी बेसिक देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होते हैं, रिग्रेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट से क्या संबंध होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या संबंध होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल OLS मेथड, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेट्स एंड गॉस मार्कोव थ्योरी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेशन ब्लू प्रॉपर्टीज उसको कहते हैं। ब्लू का जो एक्सटेंशन क्या होगा? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेशन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है, गॉस मार्कोव थ्योरी के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद आते हैं, ये था क्या लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बाद आते हैं, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था। फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आएंगे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद देखो जब ये सारे मॉडल जो है वो अनबायस्ड होंगे और अच्छे से एस्टिमेशन यानी गुड एस्टिमेटर के तहत ये सही सिद्ध होंगे, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो ये प्रॉब्लम्स हैं मल्टी कोलिनियरिटी, हेड्रोस्कैडिसिटी और ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टी कोलिनियरिटी के कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, हमें इनको दूर करने के लिए रेमेडीज कौन कौन सी यूज करनी होगी। ऐसे ही हेट्रोस्कैडिसिटी और ऑटो कोरिलेशन में भी करना होगा, और काफी सारे टेस्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, याद करने होंगे, उन्हें हम लोग याद करके हुए चलेंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बाद में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब वहां बात करूंगा उसका। फिर ये हो गया 5th टॉपिक, ठीक है, यूनिट 3rd का। उसके बाद हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं 6th टॉपिक की तरफ, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। यानी जो यूनिट 3rd है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, उसका जो 6th टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो इसमें हमें देखना है पहले जस्ट एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, जिसमें द ऑर्डर कंडीशन एंड द रैंक कंडीशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे a test of simultaneity यानी हॉसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे टेस्ट ऑफ एक्सोजेनिटी, द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर जिसको ILS कहते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन के मेथड है, एंड द मेथड ऑफ 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर यानी 2SLS यानी ILS और 2SLS मेथड को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 6th टॉपिक। मैंने बहुत ही इसको भी थोड़ा मतलब कंसाइज वे में था, थोड़ा एक्सपेंड कर बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया है।
उसके बाद आता है 7th टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, यानी जिसमें रिकर्सिव मॉडल है और नॉन रिकर्सिव मॉडल को पढ़ना होगा हमें। फिर 8th टॉपिक पे पढ़ते हैं। देखो कितनी तेजी से मैं इस इकोनोमेट्रिक्स में बढ़ा हूं। 5th बता दिया, यहीं पर 6th बता दिया, यहीं 7th बता दिया और यहीं मैंने 8th भी बता दिया आपको। 8th कौन सा है? डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बाइनरी चॉइस क्या होता है, मल्टी नॉमियल चॉइस क्या होता है, जिसमें विथ एंड विदाउट कोरिलेशन एमंग द अल्टरनेटिव्स, और डायनेमिक इकोनोमेट्रिक मॉडल पढ़ेंगे हम, जिसमें ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल पढ़ेंगे और क्योक अप्रोच भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो लास्ट, अब इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो हम देख लेते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, यानी यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में हमें पढ़ना है, देखो टाइम सीरीज एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में भी आता है और इकोनोमेट्रिक्स में भी आता है। स्टैटिस्टिक्स वे में अगर हमें पढ़ना हो तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, कौन कौन से होते हैं। सेक्युलर ट्रेंड होता है, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इर्रेगुलर वेरिएशन। एक क्वेश्चन आया था, इन चारों को दे दिया था ऑप्शन में, उसके बाद पूछा था इसमें से कौन अलग है, तो आप बताइए कौन सा अलग है इसमें। उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, इसमें मॉडल पढ़ना है। एडाप्टिव मॉडल क्या होता है, ठीक है, उसमें एडाप्टिव मॉडल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कौन सा होता है, मैथमेटिकल मॉडल जब पढ़ेंगे तब। मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग रन टाइम सीरीज में फ्री हैंड मेथड, सेमी एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड का यूज करेंगे और इसे दो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इतना पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज एनालिसिस के अंतर्गत। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेथड्स है ना, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग रन टाइम सीरीज, जिसमें फ्री हैंड मेथड, सेमी एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब इकोनोमेट्रिक्स में हम बढ़ते हैं तो देखिए क्या आ जाता है, टाइम सीरीज इन इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें यूनिवेरिएट पढ़ना है हमें, मल्टीवेरिएट पढ़ना है, ठीक है, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज पढ़ना है। उसके बाद फंक्शनल फॉर्म्स में आते हैं। फंक्शनल फॉर्म्स में लॉग लीनियर या डबल लॉग फंक्शन पढ़ना है, लॉग लिन या लिन लॉग मॉडल पढ़ना है, लीनियर ट्रेंड मॉडल पढ़ना है और रेसिप्रोकल मॉडल्स पढ़ने हैं। मतलब हम ओवरव्यू लेंगे खाली कि इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे, बाकी पूरा मॉडल हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि पूरा मॉडल पढ़ेंगे तो बहुत सारे मॉडल से कितने मॉडल कवर करेंगे हम। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे, इन मॉडल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे और उन बेसिक्स पर इन मॉडल को समझेंगे। और मैंने बड़े टॉपिक्स को बहुत ही छोटे में लिख दिया, जैसे को इंटीग्रेशन एंड वेक्टर ऑटो रिग्रेशन। वेक्टर ऑटो रिग्रेशन को भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और को इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स यानी जो कि यूनिट 3 थी उसके सिलेबस पर हमने बात की है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। ऐसे करते हैं हम यूनिट 10 तक बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक को बढ़िया से डिटेल में बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।